हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन मैथमेटिक्स डेवलपमेंट के अंतर्गत जो हमारे नेक्स्ट गणितज्ञ आते हैं श्रीनिवास रामानुजम, इनका गणित के इतिहास में क्या योगदान है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो श्रीनिवास रामानुजम हैं इनको हम आधुनिक भारत के गणितज्ञ कहते हैं। मॉडर्न एज के आधुनिक भारत के गणितज्ञ की इनको संज्ञा दी गई है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास से 400 किलोमीटर दूर ईरोड नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में ही इनका जो सारा परिवार था ईरोड नामक स्थान से कुंभकोणम आ गया था। जो इनके पिताजी थे एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ पर मुनीम का काम करते थे और इनका जो परिवार था एक धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण परिवार था और ये एक चिंतनशील और शांत प्रवृत्ति के बालक रहे थे। उनको गणित के प्रति बहुत ही जबरदस्त लगाव था और रात दिन ये गणित की खोजों में ही खोए रहते थे और उनका मानना था कि जो गणित की खोज से ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की खोज कर सकते हैं और गणित से ही हम ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। और इन्होंने ही संख्या 1 को अनंत ईश्वर का स्वरूप माना है। संख्या 1 को अनंत ईश्वर का स्वरूप इन्होंने माना है। ये रात दिन चिंतन मनन करते रहते थे और सुबह उठकर कागज पर गणित के सूत्र लिख दिया करते थे। इनकी मेमोरी इतनी शार्प या इतनी मतलब जटिल थी या तेज थी कि ये जो पाई की जो वैल्यू है कि पाई और जो अंडर रूट की जो वैल्यू है ये दशमलव के हजारवें हिस्से तक इनके मान को आसानी से बता सकते थे। मतलब इतनी इनकी जो मेमोरी शक्ति थी, स्मृति शक्ति इनकी इतनी जबरदस्त थी। और इन्होंने स्कूल लेवल पर ही जो कॉलेज स्तर की पुस्तकें थी उनको इन्होंने पढ़ लिया था। और इनके हेडमास्टर का भी ये कहना था कि जो गणित के या जो स्कूल के जो मापदंड हैं इस बालक के लिए नहीं बने हुए हैं। ठीक है ना, जो स्कूल में जो परीक्षाएं होती हैं वो जो रामानुजम के लिए नहीं बने हुए हैं या इनके हेडमास्टर का उस टाइम कहना था। और जो इनको अच्छे नंबर आते थे, मैथ और इंग्लिश में इनको अच्छे नंबर आते थे, जिस कारण इनको सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति इनको मिली थी। इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वह इतनी ठीक भी नहीं थी और सन 1909 में इनकी शादी होने के कारण ये नौकरी की तलाश में इधर उधर गए। तो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनसे वो मिले, जिनमें से इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक रामचंद्र राव जी के संपर्क में वो आए और इन्होंने इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के लिए 1 साल तक काम किया है। इसमें इन्होंने इस संस्था से जुड़े जो भी जर्नल थे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जर्नल थे, उनके लिए उन्होंने काम किया और उससे प्रश्नों के हल उन्होंने सॉल्व किए और दिए इस जर्नल के लिए। इसके लिए इनको 25 रुपए पर मंथ, ठीक है ना, 25 रुपए पर महीना या प्रत्येक महीना इनको इसका भत्ता या कह लो कि सैलरी इस रूप में दी जाती थी। और फिर रामचंद्र राव की ही वजह से ही इनको 1 साल बाद मद्रास पोर्ट पर लिपिक की नौकरी मिली। लेखा विभाग में लिपिक की नौकरी इनको मद्रास पोर्ट पर मिली थी। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे, परंतु कुछ ना कुछ टाइम ये अपने गणित के लिए निकाल ही लेते थे और बहुत सारा काम इस दौरान वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड करते रहते थे। और इसी पोर्ट पर एक अंग्रेजी अधिकारी ने इनको देखा कि ये जो कोई लिपिक है ये उच्च गणित का, ठीक है ना, हायर मैथमेटिक्स के प्रश्नों को क्या करता है, हल करता है। एक अंग्रेज अधिकारी ने ये देखा तो उन्हीं के प्रयासों से ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
प्रोफेसर हार्डी के संपर्क में उनके प्रयासों से ही आए और इनके बीच फिर बहुत ज्यादा पत्र व्यवहार इस संदर्भ में हुआ। मैथमेटिक्स रिलेटेड मतलब इनमें लेटरों का ट्रांसफॉर्म हुआ एक दूसरे में। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से ही ये क्या थे, बाद में कैम्ब्रिज गए, ठीक है ना, इनके ही प्रयासों से कैम्ब्रिज गए और फिर लोगों ने इनके मिलन को, लोगों ने प्रोफेसर हार्डी और रामानुजम के मिलन को पूर्व और पश्चिम के मिलन की संज्ञा दी थी। क्यों संज्ञा दी थी? क्योंकि जब भी प्रोफेसर हार्डी और रामानुजम एक साथ बैठते थे, एक साथ काम करते थे, तो कुछ ना कुछ गणित के रिलेटेड कुछ ना कुछ नया निकल के आता था, नई खोज निकल के आती थी, जो गणित के जो फील्ड है, गणित का जो क्षेत्र है, उसके लिए बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि होती थी। अब हम बात करते हैं उनके योगदान की। गणित के क्षेत्र में इनका योगदान क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, जब वे 10वीं कक्षा के छात्र होते थे तो उन्होंने स्थानीय कॉलेज के पुस्तकालय से उच्च गणित की कार महोदय की एक ग्रंथ ली थी, जिसका नाम था सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। उसमें काफी प्रमेय लिखी हुई थी इस सिनॉप्सिस में। उसमें से ज्यादातर प्रमेय इन्होंने क्या कर दी थी, खुद ही हल कर दी थी। 4000 के अराउंड अबाउट थ्योरम थी इसमें, तो इन्होंने ज्यादा बुक जो प्रमेय थी खुद ही अपने यहाँ पीर को हल कर लिया था। और जो इनका जो रिजल्ट थे या मतलब जो इन्होंने काम किया था उसको बाद में नोटबुक के नाम से वो क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, जो इनका काम था इस सिनॉप्सिस के बारे में। और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर आता है नंबर 2, उनका जो रिजल्ट था, उनके जो प्रमेय थे, रिजल्ट थे, वो उच्च कोटि के होते थे। और उस टाइम के जो जर्नल होते, हायर लेवल के जर्नल होते थे, उनमें उनके लेख क्या होते थे, छपा हुआ करते थे या छपते थे, उनके लेख उन जर्नल में छपते थे। तो सन 1918 में उनको 3 फेलोशिप मिली, कैम्ब्रिज फिलोसफिकल सोसाइटी, ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप मिली थी और रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी इनको मिली थी। और इस टाइम की उम्र उनकी मात्र 30 वर्ष थी। मतलब 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इतनी प्रतिष्ठित जो फिलोसफिकल या जो कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी और रॉयल सोसाइटी की जो फेलोशिप थी, उन्होंने ये ग्रहण कर ली थी। फिर आता है इनको संख्याओं का जादूगर भी कहा जाता है। संख्याओं का जादूगर भी इनको कहा जाता था उस टाइम, क्योंकि एक बार क्या होता है, जो प्रोफेसर हार्डी थे उनको 1729 नंबर टैक्सी में 1729 टैक्सी नंबर में अस्पताल, इनको जब बीमार थे तो उनको वो देखने आए थे। तो उन्होंने एकदम बताया था, झट से बताया था कि 1729 ऐसी संख्या है जो 2 घन संख्याओं के जोड़ द्वारा या 2 घन संख्याओं के जोड़ के द्वारा 2 तरीकों से व्यक्त की जा सकती है, जिसमें से 12 का घन प्लस 13 का घन और 10 का घन और 9 का घन। मतलब ये संख्या इस तरह से व्यक्त की जा सकती है। तो उन्होंने तपाक से इस बात का जवाब दिया था। तो कहने का मतलब है कि संख्याओं के बारे में इनके बहुत ज्यादा नॉलेज थी। ये कई संख्याओं के कई गुणधर्मों को बहुत ही आसानी से समझ सकते थे या मतलब आसानी से उनको बता देते थे। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती थी, उनके गुणधर्म होते थे, उनको बिल्कुल ही बहुत ही सहज तरीके से एकदम बना देते थे। फिर आता है हमारे पास किसी संख्या के विभाजकों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला भी इन्होंने ही दिया था। मतलब कोई संख्या है, मान लो हमारे पास, उसके कुल विभाजक कितने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 के विभाजक 3 होंगे। कैसे? 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3 की तरह से 2 + 1 या 1 + 1 + 1। तो इस तरह अगर हम 5 का फाइंड आउट करेंगे तो 5 के कुल विभाजक कितने आएंगे? 7 आते हैं।
तो इन्होंने इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया था उस टाइम। मतलब इन्होंने इसको निकालने का उस टाइम एक बहुत ही अच्छा तरीका या फॉर्मूला बताया था, जो कि आजकल में जो वर्तमान में भी जो फिल्म में फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी है, फिजिक्स की जो स्ट्रिंग थ्योरी है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है, उसमें ये क्या होता है, काम आता है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में ये फॉर्मूला आज या वर्तमान में भी ये काम आता है। फिर उन्होंने पाई का मान जो अधिक शुद्धता के साथ माप लिया था। मतलब उन्होंने ऐसे सूत्र दिए थे कि पाई का मान कितनी ज्यादा शुद्धता से मापा जा सके। तो ये जो फॉर्मूले दिए थे इन्होंने पाई का मान को ज्ञात करने के लिए, मतलब इनकी शुद्धता से, कितनी शुद्धता से कितने दशमलव स्थानों तक कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसको आजकल हम सुपर कंप्यूटर, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनकी दक्षता या उनकी स्पीड, उनकी एग्जैक्टनेस मापने के लिए काम करते हैं। मतलब कोई कंप्यूटर को तब शक्तिशाली मानते हैं जब वो कितनी तेजी से, कितनी शुद्धता से पाई के मान को कितने ज्यादा दशमलव स्थानों तक शुद्ध बता सकता है, तब हम किसी सुपर कंप्यूटर को उसकी कैपेसिटी को, उससे उसकी कैपेसिटी को नापते हैं। फिर आता है उन्होंने 1903 से 1914 के बीच में कैम्ब्रिज जाने से पहले लगभग 3542 थ्योरम प्रमेय, मतलब 1903 से 1914 के बीच में, 1903 से 1914 के बीच में जब वो कैम्ब्रिज जाने से पहले लगभग 3542 थ्योरम पर काम कर चुके थे। और उनके जो रिजल्ट थे, उनके जो निष्कर्ष थे, वो क्या करते थे, वो ज्यादातर किसी एक अपनी बुक पर लिख दिया करते थे। और परंतु जो इनकी जो कैसे आई ऊपर में, कैसे फाइंड आउट की, इनको हमने प्रूव कैसे किया, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता था। क्योंकि जो अधिकतर जो काम था वो अपना कहाँ करते थे, स्लेट पर ही करते थे, क्योंकि उनके पास कागजों की भारी कमी होती थी। इस कारण की मतलब ये प्रमेय कैसे सिद्ध हुए, कैसे निकले, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। परंतु आज भी ये जो प्रमेय कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये आज भी ये स्कॉलरों के लिए एक, या शोधार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा शोध का विषय है, या इस पर बहुत सारे आज तक भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये प्रमेय कैसे आए थे, कैसे फाइंड आउट हुए थे, इस पर आज तक भी शोध चल रहे हैं। पर बच्चों, जब तक वो इंग्लैंड में रहे, मतलब वहां का जो रहन सहन था, वहां का जो खान पीन था और वहां का जो वातावरण था, उनको रास नहीं आया। और इस कारण वो कुछ ही दिनों में मतलब बीमार हो गए थे, या मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगे थे। और डॉक्टरों की सलाह पर वो सन 1919 में वापस भारत आ गए थे। कुंभकोणम वापस वो आ गए थे। और ज्यादातर टाइम उनका क्या बिस्तर पे ही बीता करता था, और लेटे लेटे, पेट के बल लेटे लेटे भी कुछ ना कुछ कागजों पर लिखते रहते थे। और ऐसा लगता था मानो कि दिमाग में एक तूफान उठा हो, मतलब गणित के सूत्रों का या गणित की क्रियाओं का क्या है, एक बवंडर या तूफान उनके दिमाग में उठा हो, और उनको फटाफट बहुत तेजी से वो लिखते रहते थे। और फिर उसके बाद 26 अप्रैल 1920 में सुबह के टाइम क्या हुआ, वो बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे। और दोपहर होते होते उनका क्या हो गया था, स्वर्गवास, निधन हो गया था। इस कारण, इस बीमारी के कारण उनको क्षय रोग हो गया था, तपेदिक या क्षय रोग उनको हो गया था। और उस टाइम इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। फिर भारत सरकार ने 2012 में उनकी 125वीं वर्षगांठ पर, उनकी 125वीं वर्षगांठ पर जो 22 दिसंबर है, जो इनका बर्थ डेट है, इंडियन मैथमेटिक्स डे के नाम से सेलिब्रेट करना शुरू किया हर साल। मतलब 22 दिसंबर को भारत का गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक।